दोस्तों, यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। और ये यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का बैच आप लोगों के सामने चल रहा है। इस बैच के माध्यम से जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेड क्लास लिया हुआ है, आप लोग धैर्य बना करके सिर्फ हमारे इस वीडियो, MCQs, PDF और जो भी हमारे सपोर्टिंग मटेरियल्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे, इनको केवल आप शांतिपूर्वक पढ़ते रहें, समझते रहें, देखते रहें। हम आपसे वादा करते हैं, हम आप ये दावा करते हैं कि हम आपको आने वाले समय में इसमें आप लोगों को सफल कराएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी लोग जो है यहाँ पर जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उनको ये बताएं कि हम यहाँ पर आप लोगों को बेचने नहीं आए हैं, हम आपको सफल बनाने आए हैं। और इसके लिए जितनी भी एफर्ट लगानी पड़ेगी वो सारे एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं। आज आप लोगों का ये जो यूपी ट्रिपल एससी का बैच चल रहा है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का, इसमें आप लोगों को आज एक नए क्या कहते हैं चैप्टर की तरफ लेकर के चलते हैं। और इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ नई चीज़ों को सिखाएंगे। जैसे आप लोगों को आज सीखना है मात्रा सिद्धांत। मात्रा सिद्धांत को अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो पोजोलॉजी बोलते हैं। मतलब ये जो है, ये आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा में जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज अगर आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाते हैं छोटे बच्चे को दिखाने के लिए, तो जो ठीक ठाक डॉक्टर हैं उनके पास क्या कहते हैं, तौल मशीन है, और सबसे पहले ये कहते हैं कि बच्चे को तौलिए कितने किलो का है। जब पता लग जाता है कि बच्चा 8 किलो का है, 10 किलो का है, तब उस हिसाब से उसका डोज निर्धारित करते हैं और उसको दवाई देते हैं। इसलिए कि अगर सही डोज नहीं रहेगा और क्या कहते हैं, तो वो बच्चे को जो बीमारी है वो ठीक होने में टाइम लगेगा। तो डोज ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर डोज ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान करता है, और डोज कम ना हो, क्योंकि डोज कम हो जाता है तो वह भी क्या कहते हैं उतना फ़ायदा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आज हम लोग जिस चीज़ को सीखने के लिए आए हुए हैं, इसको मात्रा सिद्धांत बोलते हैं, पोजोलॉजी। अब आप लोग इसकी परिभाषा देखिएगा कि किसी औषधि की वह निश्चित मात्रा जो रोगी की आयु, बल, रोग, प्रकृति, अग्नि तथा ऋतु के अनुसार दी जाती है, जिससे अधिकतम लाभ तथा न्यूनतम हानि हो, उसे मात्रा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया कि मात्रा वह चीज़ है जिसके द्वारा जो भी रोगी, आप मतलब किसी वैद्य के पास, किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जब कोई वैद्य के पास जब कोई रोगी जाता है, तो जैसे ही रोगी जाएगा तो सबसे पहले रोग क्या है इसकी, फिर उसकी आयु क्या है, फिर उसमें क्या कहते हैं उसकी प्रकृति क्या है शरीर की, फिर उसमें अग्नि क्या है, फिर ऋतु के अनुसार उसको औषधि बना करके दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जो औषधि दी गई है उसकी मात्रा को कंफर्म किया जाता है कि इतनी मात्रा की औषधि इसको दिया जाएगा। तो इसी को जो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में पोजोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है, जो औषधि की मात्रा का अध्ययन करता है। ये किसकी मात्रा का अध्ययन करता है? ये औषध की मात्राओं का अध्ययन करता है। इसमें यह कंफर्म किया जाता है कि इतने मात्रा का इस आदमी को, इस रोगी को दिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा मात्रा शब्द का अर्थ। अब जब मात्रा शब्द का अर्थ, चूँकि हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, हम आपको मॉडर्न साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद के अंतर्गत जब चूँकि हमारे ऋषि मुनियों की ये विधा थी, तो उन्होंने ज़्यादातर जो किताबें लिखा, चाहे वो चरक संहिता देख लीजिए, सुश्रुत संहिता देख लीजिए, या ये आपका भैषजस रत्नावली आप देख लीजिए, या क्या कहते हैं वाग्भट्ट का अष्टांग हृदयम देख लीजिए, मोस्टली सारी चीज़ें जिसमें लिखी हुई हैं वो संस्कृत भाषा है। तो जब हम मात्रा का क्या कहते हैं इसको देखना शुरू करेंगे, इसका अर्थ जानना शुरू करेंगे, तो मात्रा जो है ये शब्द संस्कृत भाषा के मा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मापना, नापना या परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण निर्धारित करना। ये शब्द है परिमाण। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, परिमाण। इसको अंग्रेजी में मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में मेजर बोलते हैं, या मापन अगर हम इसको कह देंगे तो मेजरमेंट हो जाएगा। तो ये जो आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है, ये संस्कृत धातु के मा शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ मापना, नापना या परिमाण निर्धारित करना। आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी औषधि का उचित लाभ तभी प्राप्त होता है जब उसे उचित मात्रा में दिया जाए। ये हमने आपको
आपको आयुर्वेद को आप आयुर्वेद के अंतर्गत ही मत जाइए। आप क्या कहते हैं, ऐसे भी आप देखेंगे बच्चों तो जितने भी प्रकार के साइंस हैं, जितने भी प्रकार की मेडिकल्स हैं, वो चाहे आप एलोपैथ में चले जाइए, आप होम्योपैथ में चले जाइए, आप यूनानी चिकित्सा में चले जाइए, आप आयुर्वेद में चले जाइए, जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ जो होता वो डोज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि सबसे पहले यही निर्धारित किया जाता है कि इस रोग में इस रोगी को इतनी मात्रा की ये दवा दिया जाए तो इसको जल्दी काम कर जाएगा और जल्दी रोगी स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए जो है ये आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी औषधि का उचित लाभ तभी प्राप्त होता है जब उसकी मात्रा उचित हो, मतलब उसे उचित मात्रा में दिया जाए। और दूसरा, अगर हम पोजोलॉजी शब्द, मतलब अगर हम इसकी इंग्लिश शब्द पर जाएंगे तो पोजोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है पोजस, POSOS, पोजस। पोजस का मतलब होता हाउ मच, माने कितना। हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना। और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी, अर्थात स्टडी ऑफ ड्रग डोजेज, औषधि की मात्रा का विज्ञान। क्या होता है, औषधि की मात्रा का विज्ञान। इससे ये समझ में आता है कि पोजोलॉजी शब्द या मात्रा का सिद्धांत जो है ये जो है अगर क्या कहते हैं हम संस्कृत में देखेंगे तो मा धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मापना, नापना या मेजरमेंट करना, क्या कहते हैं परिमाण उसका निकालना। या पोजोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पोजस और लोगस। लोगस का मतलब स्टडी होता, पोजस का मतलब हाउ मच, मतलब कितना देना है। तो ये जो है आप लोगों के सामने दिखाई पड़ता है। अब आप देखिएगा आयुर्वेद में मात्रा का महत्व एवं दृष्टिकोण, ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। और आप लोगों के सामने देखिए एक तराजू दिख रहा है, एक तरफ अमृत रखा हुआ है, एक तरफ विष रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, अगर डोज गड़बड़ा जाएगा, डोज ज़्यादा दे दोगे तो वो विष की तरीके से काम करता है, डोज को बराबर मात्रा में दोगे तो वो अमृत का काम करता है। इसी बात को समझाने की चेष्टा की गई है यहाँ पर। देखिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा कि उचित मात्रा में दी गई औषधि अमृत के समान कार्य करती है। क्या कहता है कि उचित मात्रा में दी गई औषधि अमृत के समान कार्य करती है तथा अनुचित मात्रा में दी गई औषधि विष के समान हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए हमने आप लोगों को बताया कि अगर मात्रा सही है, मतलब अगर मात्रा एकदम नपी तुली है, कितने इतने मात्रा में ही दिया जाएगा तो वो औषधि जो है वो अमृत के समान काम करती है। और अगर डोज को आपने सही से नहीं लिया तो वो जो है विष के समान काम करती है। अभी आप लोगों के सामने एक घटना सुनाते हैं कि जैसे अभी गांव में डेंगू फैलता है, तो जैसे ही गांव में डेंगू फैलेगा ना, तो इसे गांव की 2-4 महिलाएं, 2-4 पुरुष तुरंत आकर के बताएंगे भैया पपीतक पाती लेके आवा, इनका पीस के पिया था। अब वो जैसे ही हम क्या करते हैं, अब चूंकि हमको मात्रा तो पता नहीं, हम क्या करते हैं, पता लगा लेकर के आए 2-3 पत्तियां और उसको कूट पीस करके और छान करके एक गिलास निकाले और रोगी को पिला दिए। तो एक गिलास तो शरीर डाइजेस्ट नहीं करेगा, पहली चीज़। और अगर ये मात्रा ज़्यादा हो रही है तो शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है। जो लोग ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई नुकसान नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव डालती है। तो आप देखेंगे जिन लोगों को ज़्यादा पपीते की पाती पिला दिया जाए, आप उनका चेक करा लीजिएगा, उनका लीवर बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, फिर वो लीवर पर बैड इफेक्ट डालना शुरू करता है। इसलिए भैया ऐसी चीज़ों को जो है मतलब जो भी आयुर्वेद की दवाएं हैं उनका डोज भी ना जाने, उनको उतनी मात्रा में नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा युक्त मात्रा या प्रयुक्त औषधि अमृतम अमृतवत कार्य करती है। माने क्या कहता है, युक्त मात्राया प्रयुक्त औषधि अमृतवत कार्य करती है। मतलब जो सही मात्रा में जिस औषधि को मतलब सही मात्रा में औषधि का अगर सही उपयोग किया जाता है तो अमृत की तरीके से काम करती है। आयुक्त मात्रा में वही औषधि विषवत हानि पहुंचा सकती है। और अगर डोज को आपने गड़बड़ा दिया, डोज को बढ़ा दिया, तो समझ लीजिए कि वो विष का काम करती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जानना किस रोगी को कितनी डोज की दवा दी जाए। अगला है, ये आप लोग परीक्षा है तो एक पंक्ति देख लीजिएगा, उचित मात्रा में दी गई औषधि अमृत के समान लाभकारी होता है। ध्यान दीजिएगा, उचित मात्रा में दी गई औषधि ये किसके समान होती है, लाभकारी होती है, अमृत के समान लाभकारी होती है। जबकि अनुचित मात्रा में दी गई औषधि विष के समान हानिकारक हो सकती है। इसलिए आयुर्वेद में मात्रा निर्धारण को अधिक महत्व दिया गया। हमने उपरोक्त में आप लोगों को इसके बारे में बताया कि ये जो क्या कहते हैं हम किसी की सुनी सुनाई बातों को अमल करते हैं और क्या कहते हैं उसको उसी डोज के हिसाब से ले लेते हैं तो वो नुकसान कर जाता है। अब जैसे
जैसे मान लीजिए किसी आदमी को ऋतु के अनुसार त्रिफला लेना है, तो अगर ऋतु के अनुसार त्रिफला लेना है तो उसमें डोज निर्धारित होता है। उम्र जितनी उम्र है तो उम्र का 10वां भाग, फिर उसके बाद जो ऋतु चल रही है तो वो जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का ऋतु चल रहा है तो अब उसका 1/10 भाग या 1/8 भाग या 1/4 भाग उसमें मात्रा निर्धारित होता है कि इतना गुड़ मिला करके अगर सुबह ठंडे जल के साथ लेगा कोई आदमी तो उसका वात पित्त और कफ तीनों संतुलित हो जाएगा। तीनों गड़बड़ हो, भयंकर गड़बड़ हो, लेकिन अगर वो लेना शुरू कर दे तो आप उसको रिजल्ट इसका दिखाई पड़ेगा, वो एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये मात्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर निश्चित मात्रा में दिया गया तो वो काम करता है। फिर अब आप लोग आगे देखिएगा मात्रा का महत्व एवं फायदा। अब मात्रा के महत्व और फायदे पर जब हम जाएंगे तो इसमें पहली चीज जो निकल करके आती है, औषधि की प्रभावशीलता बढ़ाती है। औषधि की प्रभावशीलता बढ़ाती है मतलब अगर मात्रा दिया जाए, सही मात्रा में दिया जाए तो आप देखेंगे ना वो जो भी औषधि है उसकी पोटेंसी को बढ़ा देती है। अर्थात उचित मात्रा में दी गई औषधि अपना पूर्ण चिकित्सीय प्रभाव दिखाती है और रोग को शीघ्र नियंत्रित करती है। जैसे उदा त्रिफला चूर्ण की उचित मात्रा लेने पर कब्ज में लाभ मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे त्रिफला का चूर्ण है आपका, अगर रात में दे दोगे तो वो रेचक का काम करती है। रेचक का मतलब ये हो गया शरीर से क्या कहते हैं आपके गंदगी निकालने का काम करती है। सुबह पेट साफ कर देगा और जब आपका पेट साफ होने लगेगा तो कब्ज धीरे धीरे आपके शरीर का टूट जाएगा, आपका क्या कहते हैं आमाशय स्वस्थ हो जाएगा, आपकी आंतें स्वस्थ हो जाएंगी, गुड बैक्टीरियाज डेवलप हो जाएंगे और आप वहाँ पर स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए तो लेकिन उसकी क्या होती है, एक मात्रा होती है, उसी मात्रा में उसको दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, माने समस्याओं से बचाती है। क्या है, यदि दवा अधिक मात्रा में दी जाए तो दुष्प्रभाव किससे बचाती है, दुष्प्रभाव से बचाती है। यदि दवा अधिक मात्रा में दी जाए तो दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उचित रोगी को सुरक्षित रखती है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, अधिक मात्रा में रेचक औषधि लेने से दस्त और निर्जलीकरण हो सकता है। अब आप लोगों को फिर बताएं कि जैसे मान लीजिए एरंडी का तेल, जिसको आप कैस्टर ऑयल कहते हो, जिसको आप रेड़ी का तेल कहते हो, ये जो है अगर 1 गिलास दूध में 10 ml डाल करके पिया जाए, 15 ml डाल करके पिया जाए या 20 ml डाल करके पिया जाए तो ये क्या करता है, आपके आमाशय और आंतों को जैसे साबुन डाल करके आप बाल्टी में खूब हिलाते हो और खूब झाग बन जाता है और फिर उसके बाद कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आपके आमाशय और आंतों को ये लेकिन रात में लेना है, दूध में डाल करके 10 ml, 15 ml या 20 ml। अभी इसका तरीका हम आप लोगों को बता दें कि 10-10 ml 3 दिन, 15-15 ml 3 दिन और 20-20 ml 3 दिन लिया जाता है तो पूर्ण रूप से कब्ज और गंदगी जो पेट की होती है वो साफ हो जाती है। मतलब आपका आमाशय और आपकी आंतें एकदम समझ लीजिए नई हो जाती हैं। तो लेकिन आप लोगों को बताएं कि अब वही मान लीजिए कैस्टर ऑयल या उस एरंडी का तेल या उसको रेड़ी का तेल आप कहते हो, उसी को आप 20 ml के बजाय आप 50 ml डाल दीजिए तो इतना तेज दस्त लगेगा आपको कि आप रात बिता नहीं पाओगे। इतना तेज से दस्त लगेगा कि आप रात नहीं बिता पाओगे और हो सकता है वो दस्त कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि उसकी मात्रा को तो आपने बिगाड़ दिया। जबकि उसका कितना परिमाण होना चाहिए था, वो 10, 15 या 20 ml के अंतर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर 50 ml आपने डाल दिया तो नुकसान कर गया आप वो, तो वो लगातार आपके दस्त कराएगा और जब दस्त कराएगा तो निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, फिर आपको ग्लूकोज की बोतल लगेगी। तो ये समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए इसका क्या कहते हैं सामान्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। तीसरा है विषाक्तता को रोकती है, मतलब जो टॉक्सिसिटी होती है, जो आपके शरीर में जहर होता है उसको रोकने का काम करती है। मतलब कई औषधियां जो हैं वो अधिक मात्रा में विष के समान प्रभाव उत्पन्न करती हैं और मात्रा निर्धारक विषाक्त प्रभावों को रोकता है। जैसे मात्रा निर्धारण रहेगा, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मात्रा निर्धारण है तो वो विषाक्त प्रभावों को रोक देता है, उनको डेवलप नहीं होने देता आपके शरीर में। लेकिन अगर उसी को ज़्यादा मात्रा में दे दिया गया है तो वहाँ जाकर के टॉक्सिन, जिसको जहर आप कहते हो, विष कहते हो, वो उत्पन्न करता है आपके शरीर में, फिर आपको तमाम सारी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। अगला, जैसे रोगी विशिष्ट उपचार संभव बनाती है, मतलब रोगी की विशिष्ट उपचार संभव बनाती है। जैसे प्रत्येक रोगी की आयु, बल, प्रकृति, अग्नि तथा रोग की अवस्था अलग अलग होती है। भाई जैसे मान लीजिए कोई 18 साल का लड़का है तो उसको उसके शरीर की जो प्रकृति है, उसके शरीर का जो बल है, उसके शरीर की जो अग्नि है और जो उसके शरीर का रोग है, ठीक है, वो अलग तरीके का है। तो अगर मात्रा सिद्धांत के कारण उसका व्यक्तिगत उपचार
क्या कहते हैं किया जाए तो जो उपचार संभव है, जो मात्रा संभव है, उसी डोज में उसको दवाइयाँ दे दी जाएँ तो वो रोगी जल्दी से स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए अलग अलग रोग का, कोई बूढ़ा है 70 साल का, उसको दूसरे डोज की दवाइयाँ दी जाएंगी, कोई बच्चा है तो उसको दूसरे डोज की दवाइयाँ दी जाएंगी। तो अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला नंबर देखिएगा, बच्चों और वृद्धों की सुरक्षा। बालक और वृद्ध व्यक्तियों में दवाओं का चयापचय भिन्न होता है, उचित मात्रा इसके लिए विशेष रूप से आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। अब कोई बच्चा है, अगर उसको ज़्यादा डोज की दवा दे दी गई तो पचा नहीं पाएगा, कोई वृद्ध है उसको भी ज़्यादा डोज की दवा दे दी गई तो नहीं पचा पाएगा, क्योंकि दोनों के चयापचय दर जो है वो, मतलब जो उसको पचाने की दर है, जो उसको एब्जॉर्ब करने की दर है, जो उसको क्या कहते हैं अवशोषित करने का जो उसके पास क्षमता है वो नहीं होता है, उनमें कम होता है। तो ऐसे रोगियों को इतना जान करके उनका डोज निर्धारित करके फिर उनको दवाइयाँ दी जाती हैं तो उन पर बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। अगला है रोग की गंभीरता के अनुसार उपचार। अब जैसे मान लीजिए आप, रोगी भी कई तरह के आते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोगी भी कई तरह के आते हैं। किसी को क्रॉनिकल डिजीज़ है, मतलब क्या कहते हैं भयंकर समस्याओं से जूझ रहा है, और कोई ऐसा होता है कि बस अभी बीमारी शुरू हुई है, उसके शरीर में उतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्या कहते हैं इसमें क्या होता है कि हल्के रोगों में कम मात्रा तथा गंभीर रोगों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा देकर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जिसको कम बीमारी है उसको कम मात्रा की दवाई, और जिसको गंभीर बीमारी है उसको अधिक मात्रा की बीमारी दे करके रोगी को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ये जब आप आयुर्वेद को ढंग से पढ़ना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लिखित में दिखाई पड़ेंगी और आप इसी को सीख करके आने वाले समय में आयुर्वेदाचार्य बनेंगे। आगे देखिएगा, आर्थिक लाभ। दवा की अनावश्यक बर्बादी नहीं होती और उपचार का खर्च कम होता। आप लोगों को हम बताएं, स्वर्ण भस्म, क्या कहते हैं तांबा भस्म, अभ्रक भस्म, रजत भस्म, ये तमाम प्रकार के भस्म और तमाम प्रकार की औषधियाँ थोड़ी सी कास्टली होती हैं। अब अगर किसी आदमी को मात्रा जितना नहीं देना चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब नुकसान कर रहे हो, आप दवाई का भी नुकसान कर रहे हो, रोगी का भी नुकसान कर रहे हो, मतलब पैसा भी खराब कर रहे हो और क्या कहते हैं रोगी को लाभ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए डोज निर्धारित करके आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, मतलब खर्चा कम किया जा सकता है और रोगी को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। अगला है उपचार की सफलता बढ़ाती है। उपचार की सफलता बढ़ाने का मतलब है सही मात्रा से रोग जल्दी नियंत्रित हो जाता है तथा रोगी की स्वास्थ्य लाभ की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर सही मात्रा में रोगी को दवाई दिया जाए तो उसका रोग बहुत तेजी से नियंत्रित हो जाता है और रोगी जो होता है वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। ये सब सारी बातें जो है मात्रा पर ही निर्भर करती हैं। अगला है क्या कहते हैं औषधि के अवशोषण को संतुलित करती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उचित मात्रा शरीर में दवा के अवशोषण, वितरण तथा निष्कासन को संतुलित बनाए रखती है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई रोगी बीमार है, अब उसको जो है अगर सही मात्रा की दवा दे रहे हो तो जो उसका बॉडी है उसको सही मात्रा पा करके सही एब्जॉर्ब करता है, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही एब्जॉर्ब करता है। और क्या कहते हैं जो खराब, जो यूज़ नहीं हुई उसको मल के साथ आपके शरीर के बाद क्या कहते हैं मूत्र के साथ या मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकालने का काम कर देता है और आपके शरीर को संतुलित बनाए रखता है जब इसका डोज सही होगा तब। अगला है आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों का पालन। आयुर्वेद में व्यक्ति विशिष्ट चिकित्सा का सिद्धांत है। क्या है? व्यक्ति विशिष्ट चिकित्सा, मतलब क्या कहते हैं हर व्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा की ज़रूरत होती है। मात्रा निर्धारण इस सिद्धांत को व्यवहार में लागू करता है। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, हर आदमी के लिए अलग अलग डोजेज। कोई आदमी मान लीजिए 18 साल का है लेकिन दुबला पतला है, कमज़ोर है, क्या बलहीन है, तो उस आदमी को उस हिसाब से दवाई दी जाएगी। हो सकता है कोई 18 साल का हष्ट पुष्ट लड़का आ गया आपके सामने, रोगी हो गया है और आया हुआ है, तो उसको दूसरे डोज की दवा दी जाएगी। तो मतलब इसमें ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं निर्भर करती हैं कि रोगी की आयु, उसकी बल, उसकी प्रकृति, उसकी अग्नि और उसके रोग की अवस्था के हिसाब से ही उसका मात्रा निर्धारित किया जाता है और उसको इसी तरीके से दिया जाता है और ठीक किया जाता है। अब इसके मात्रा के प्रमुख फायदे देख लीजिएगा आप इधर। इसमें रोग का शीघ्र निवारण हो जाता है, औषधि की प्रभावशीलता में वृद्धि हो जाती है। हमने आपको पहले भी बताया, अगर मात्रा सही है तो रोग का निवारण जल्दी होगा। और औषधि की प्रभावशीलता, भाई जब मात्रा सही है तो जो औषधि की क्या कहते हैं क्वांटिटी है, जो उसका प्रभाव है वो जो है वो बढ़ जाता है। और अगला है क्या कहते हैं, ये जो आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं इनका जो दुष्प्रभाव होता है
इनका जो दुष्प्रभाव होता है उस दुष्प्रभाव में भी कमी लाती है। तीसरी चीज़ जो आपके शरीर में टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है उसको भी कम करती है, उसको भी शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अगला, रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अगला, बच्चों, वृद्धों और गर्भवती महिलाओं में सुरक्षित उपचार। सुरक्षित उपचार का मतलब ये हो गया, चूंकि आप लोगों को पता होगा कि इसकी दवाइयाँ साइड इफेक्ट नहीं करती हैं जिस तरीके से एलोपैथ की दवाइयाँ साइड इफेक्ट डालती हैं, तो बच्चों, वृद्धों और गर्भवती महिलाओं में यह सुरक्षित उपचार करने का तरीका है। अगला, उपचार की सफलता दर में वृद्धि हो जाती है, इससे औषध की बर्बादी में कमी आती है। जब मात्रा निर्धारित रहेगा तो ज़्यादा देना नहीं है, जब ज़्यादा देना नहीं है तो ज़्यादा दवाई खराब नहीं होगी। तो जितनी ज़रूरत है उतनी हिसाब से दे करके पैसे और क्या कहते हैं समय दोनों की बर्बादी बचाया जा सकता है। यह आर्थिक बचत भी करवाता है। अगला, रोग की पुनरावृत्ति की संभावना कम। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान से बता दें कि आयुर्वेद इस बात को कहता है कि अगर आपने हमारी दवाइयाँ उचित मात्रा में उचित समय तक खा लिया तो फिर उस रोग को हम लौटने नहीं देते हैं। तो इस रोग में पुनः रोग लौटने की, मतलब इस विधा में पुनः रोग लौटने की संभावना बहुत कम हो जाती है, इसलिए ये जो है रोग की पुनरावृत्ति इसमें कम होती है। अगला है व्यक्तिगत चिकित्सा को बढ़ावा। जो व्यक्तिगत चिकित्सा होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। अगला, रोगी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। रोगी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से सेंस ये है बच्चों कि जो रोगी है उसके जीवन में जो गुणवत्ता लाना है वो इन्हीं चीज़ों से आता है। अगर सही समय पर, सही जगह पर, सही मात्रा में दवाओं का सेवन कर लिया तो शरीर स्वस्थ रहती है, अन्यथा शरीर गड़बड़ा जाती है। अब यहाँ पर मात्रा निर्धारण के आधार, मात्रा निर्धारण के आधार को आप देखने का प्रयास करिएगा। जैसे पहला चीज़ क्या होता है, पहला जो इफेक्ट डालता वो आयु है। अब बालक है, युवा और वृद्ध की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए 5 वर्ष का बच्चा कम मात्रा, 25 वर्ष का युवा पूर्ण मात्रा और 70 वर्ष का वृद्ध कम मात्रा में अगर दवाइयाँ उनको दी जाती हैं तो वो कारगर साबित होती हैं, उनको लाभ पहुंचता है और उनके शरीर से व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 5 वर्ष के बच्चे का अलग डोज, 20 साल के 25 साल के बच्चे का पूर्ण डोज और जो 70 साल का वृद्ध है उसको हल्का डोज दिया जाता है, ताकि वो क्या कहते हैं दवा को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाएँ। क्योंकि जब तक दवाइयाँ डाइजेस्ट नहीं होंगी, पचेंगी नहीं आपके शरीर में, तब तक वो आपको प्रभाव नहीं दे पाएंगी, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगला, शरीर बल। शरीर बल का मतलब अगर दुर्बल व्यक्ति है तो कम मात्रा में औषध दी जाएगी, अगर ताकतवर व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है तो अधिक मात्रा में उसको दी जाएगी। अगला है रोग की तीव्रता। अगर साधारण रोग है तो सामान्य तरीके से उसको औषध दी जाएगी, अगर सामान्य मात्रा में दी जाएगी। अगर गंभीर रोग है उसको तो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उसको दिया जाएगा, डोज बढ़ा दिया जाएगा और डोज को बढ़ा करके उसका उपचार किया जाएगा जिससे उसको ज़्यादा लाभ हो। क्योंकि ज़्यादा लाभ, जल्दी लाभ चाहिए तो उसकी मात्रा को बढ़ाना है। अगर कोई दुर्बल व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, निसहाय व्यक्ति है तो उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। अगला, अग्नि, मतलब डाइजेस्टिव पावर। अग्नि का मतलब हमेशा आयुर्वेद में अग्नि शब्द जहाँ पर लिखा आएगा आप समझ लीजिएगा हमेशा पाचन संबंधी बातें हो रही हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब जैसे मंदाग्नि, मंदाग्नि का मतलब किसी का मेद जो है वो कमज़ोर है, मतलब किसी आदमी की पाचन क्षमता कमज़ोर है तो उसको कम मात्रा में दिया जाएगा। अगर तीक्ष्णाग्नि है, अगर किसी आदमी का जो क्या कहते हैं जो उसके अग्नि होता है, जो उसकी पाचन क्षमता वो ज़्यादा है तो उसको अधिक मात्रा की औषधि दी जाती है ताकि वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करके अपने शरीर को क्या कहते हैं सही बना ले। अगला है प्रकृति। प्रकृति में वात प्रकृति, पित्त प्रकृति या कफ। हमने पहले के पीडीएफ में भी आप लोगों को बताए थे कि जब किसी आयुर्वेदाचार्य के पास आप लोग जाओगे बच्चों तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई पड़ेगा वो यही है कि जो है उसमें उस आदमी के शरीर की प्रकृति देखा जाए कि किस प्रकृति का है, वात पित्त कफ, इसमें क्या गड़बड़ी है, फिर उसी हिसाब से दवा दिया जाएगा तो उसमें काम करेगा। अगला है ऋतु। जैसे ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत ऋतु में दवा की मात्रा बदल सकती है। दवा की मात्रा बदलने का मतलब ये है कि जैसे शीत ऋतु है तो दवा का डोज कुछ होगा, ग्रीष्म ऋतु है तो दवा का डोज कुछ होगा, बारिश का ऋतु है तो उसमें दवा का डोज कुछ होगा। तो इस हिसाब से दवाओं को दे करके और उस व्यक्ति का उपचार किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग शायद इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप लोगों को लेकर के चलते हैं आयुर्वेद में मात्रा के प्रमुख प्रकार। प्रमुख प्रकार में आप लोग देखिएगा जो सबसे नंबर 1 पर आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाया गया है और ये फर्स्ट स्टेप आप
यूजिंग दिस मेडिसिन। आप इसको देखने का प्रयास करेंगे तो ह्रस्व मात्रा आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। ह्रस्व का मतलब होता, ह्रस्व माने छोटा होता बच्चों, छोटा, तो जो चीज़ छोटा होगा वो कम होगा। तो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। ह्रस्व मात्रा का मतलब कम मात्रा में। कम मात्रा का मतलब किसी रोगी व्यक्ति को 1-2 ग्राम चूर्ण दिया जाता है ताकि वो 1-2 ग्राम चूर्ण को अच्छी तरीके से पचा ले, अन्यथा वो जब नहीं पचा पाएगा तो शरीर से मल के रूप में या गंदगी के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो दवा भी खराब होगी और काम भी नहीं करेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल करके आएगा। दूसरा है मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा का मतलब सामान्य मात्रा, इसमें 3 से 6 ग्राम चूर्ण दिया जाता है ताकि रोगी जो है क्या कहते हैं इसको डाइजेस्ट कर ले अच्छी तरीके से। और उत्तम मात्रा का मतलब अधिक मात्रा, 6 से 12 ग्राम चूर्ण, मतलब कोई ज़्यादा रोगी है या क्या कहते हैं उसके शरीर में ताकत है या उसकी उम्र 25, 26, 27, 28 साल है, मतलब युवा है, बलवर्धक माने बल से भरा हुआ है, तो ऐसे आदमी को 6 से 12 ग्राम का चूर्ण दे करके उसकी रोग का निदान करने का प्रयास किया जाता है। अगला है औषधि रूपों की सामान्य मात्रा। क्विक रेफरेंसेज आप लोग देखिएगा। जैसे चूर्ण है तो चूर्ण जो औषधि है, मात्रा और उदाहरण आप देखिएगा। चूर्ण है ये 3 से 6 ग्राम, त्रिफला चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण 3 से 6 ग्राम, सीतोपलाद चूर्ण, तालिसाद चूर्ण 2 से 5 ग्राम, हिंगवाष्टक चूर्ण 1 से 3 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, जैसे त्रिफला भी है आयु के हिसाब से भी खाया जाता है, तो आयु के हिसाब से 50 साल तक क्या कहते हैं उम्र का 1/10 भाग लिया जाता है। लेकिन अगर कोई रोगी 60 साल का हो गया तो भी उसको 5 ग्राम दिया जाएगा। 50 साल का मतलब अगर कोई 20 साल का है तो उसको 2 ग्राम देना है, अगर कोई 30 साल का है 3 ग्राम देना है, 40 का है तो 4 ग्राम देना है, 50 का है तो 5 ग्राम देना है। तो 4, जैसे मान लीजिए कोई 40 साल का व्यक्ति है उसको 4 ग्राम त्रिफला का चूर्ण क्या कहते हैं ऋतु के हिसाब से उन चीज़ों में, अगर मान लीजिए जैसे क्या कहते हैं अभी ये सीजन चल रहा है 14 मई से लेकर के और 14 जुलाई तक जो दिया जाएगा वो गुड़ के साथ दिया जाएगा। 1/1 कुछ भाग है उसका गुड़ के साथ दिया जाएगा, तो वहाँ पर वो उस तरीके से काम करता है। लेकिन क्या कहते हैं इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। अगला है बटी या गोली। मतलब अगर किसी आदमी को बटी के फॉर्म में या गोली के फॉर्म में, जिसको आप टैबलेट कहते हो मॉडर्न मेडिकल साइंस में, गोली के रूप में होता है या टैबलेट के रूप में होता है, 1 या 2 गोली दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। जैसे संजीवनी बटी हो गया, आरोग्य वर्धनी बटी हो गया, 1-2 गोली दिया जाता है। अब अगर क्वाथ के रूप में देना है किसी को, क्वाथ समझ ही रहे होंगे, ऊपर हम लोगों ने क्वाथ पर बहुत चर्चा किया है, क्वाथ के बारे में बहुत आप लोगों को बताए हैं। क्वाथ के फॉर्म में तो 40 से 80 ml देना है। जैसे 10 मूल क्वाथ हो गया, महासुदर्शन क्वाथ हो गया। अब ये इस फॉर्म में देंगे तो रोगी को पचेगा और काम करेगा। अगर आसो के फॉर्म में देना है तो 15 से 30 ml सामान्य जल मिला करके, आप जैसे खदिरारिष्ट जाकर के खरीदिए, खदिरारिष्ट खरीदिए, कुटजारिष्ट खरीदिए, अभयारिष्ट खरीदिए, अर्जुनारिष्ट खरीदिए, ठीक है। इस तरीके की किसी भी रिष्ट को आप खरीदते हो और ख़रीद करके जब आप लेकर के बच्चों आते हो तो वहाँ पर जब आप वैद्य से सलाह लेते हो तो जानते हो क्या बोलता है? वो बोलता है कि यमन 2 ढक्कन दवाई और 2 ढक्कन पानी यमा, मतलब सामान्य मात्रा में उसमें जल मिला करके उसका सेवन कर लीजिए। जैसे द्राक्षासव है या कुमारी आसव है, ये तमाम प्रकार के आसव आप लोगों के सामने दिखाई पड़ेंगे जो आपको मिलेंगे। अगला अरिष्ट है 15 से 30 ml, ये अशोकारिष्ट अर्जुनारिष्ट इसके अंतर्गत आता है। अगर औले है, औले 10 से 20 ग्राम, 10 से 20 ग्राम माने 1 चम्मच भर के। जैसे च्यवनप्राश है आपका, आप लीजिए, आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट रखता है। और हमारे यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं समस्याएं हैं कि पता नहीं किस आदमी ने ये भ्रम फैला रखा है कि गर्मी में च्यवनप्राश नहीं खाया जाता, केवल सर्दी में खाया जाता है, जबकि गर्मी में भी आप खा सकते हैं, नुकसान थोड़ी करेगा, बस मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए। घृत 5 से 10 ग्राम, अब जैसे ब्राह्मी घृत है या महातिक्त घृत है, इसको जो है 5 से 10 ग्राम दिया जाता है। तैल आंतरिक सेवन 5 से 10 ml, जैसे महानारायण तेल है या क्षीरबला तेल है, इनका 5 से 10 ml दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मात्रा में रोगी को दिया जाता है और इसी मात्राओं के हिसाब से ही रोगी के रोग को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। अब आगे आप लोग देखिएगा बच्चों की मात्रा, ये पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन आप देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यंग्स फार्मूला, मतलब युवाओं के लिए क्या फार्मूला है, एज इन ईयर, कैसे एज इन ईयर बटे एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। आप ध्यान दीजिएगा, यदि वयस्क मात्रा में 500 mg है तो बालक जो, अगर मान लीजिए बालक है वो 4 वर्ष का है तो इसका मात्रा का निर्धारण हम कैसे करेंगे, मात्रा बराबर 4/4 धन 12 गुणे 500 mg, ये आ जाएगा 125 mg। मतलब बालक को कितना दिया गया, 125 mg दे देंगे तो वो उसको कारगर हो जाएगा और उसकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगला है
डाइलिंग फार्मूला माने बच्चों की मात्रा निकालने हेतु उपयोग किया जाता है। ये फायर्ड फार्मूला शिशुओं की मात्रा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से हम निकालते हैं और इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि यंग मतलब बच्चे का डोज निकालने का फार्मूला क्या है, या क्या कहते हैं ये कैसे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, या इसमें सूत्र दे दिया और दे दिया जैसे एज इन ईयर बटे एज प्लस 12 दिया हुआ है, आगे गुणे का निशान लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको एडल्ट डोज लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई पड़ेंगी, जहाँ से आपको MCQs मिलेंगे, आप लोग इसको करिएगा। तो ये चीज़ें आपके सामने दिखाई पड़ती हैं। अब आप देखिएगा क्या कहते हैं, तो अब आप लोग देखिएगा आधुनिक चिकित्सा में मात्रा के प्रकार। आधुनिक चिकित्सा में मात्रा के प्रकार जब आप देखेंगे तो इसमें मिनिमम डोज का मतलब सबसे कम प्रभावी मात्रा। दूसरा है थेरेपेटिक डोज, मतलब रोग को ठीक करने वाली सामान्य मात्रा, जिसका उदाहरण जैसे पैरासीटामॉल 500 mg। अब सामान्यतः 500 mg 600 mg का पैरासीटामॉल आपको मार्केट में मिलता है। अब बच्चे को देना है तो तोड़ के दिया जाता है, बहुत छोटा बच्चा है तो कहते हैं कि जो है इसको 4 भागों में तोड़ लीजिएगा। इस तरीके से। अगला है मैक्सिमम डोज, सबसे अधिक सुरक्षित मात्रा है ये। अगला है टॉक्सिक डोज, विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करने वाली मात्रा है। अगला है लेथल डोज, माने मृत्यु उत्पन्न करने वाली मात्रा। अब समझिएगा इसको, जैसे लोडिंग डोज, शुरुआत में दी जाने वाली उच्च मात्रा, इसका उदाहरण जैसे डाइगॉक्सिन है। अगला मेंटेनेंस डोज क्या है, शरीर में दवा का स्तर बनाए रखने वाली मात्रा, मतलब क्या कहते हैं शुरुआत में दी जाने वाली जो उच्च मात्रा होती है जैसे डाइगॉक्सिन। और मेंटेनेंस डोज का मतलब ये है आपके शरीर में दवा का स्तर बनाए रखने के लिए इसको दिया जाता है। अब प्रमुख आधुनिक दवाएं एवं उनकी सामान्य मात्रा, जैसे पैरासीटामॉल आप देखते हो 500 से 1000 mg, आइब्रोफेन 200 से 400 mg, एस्पिरिन 75 से 325 mg, एमॉक्सिलिन 250 से 500 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, क्या कहते हैं मेटफॉर्मिन 500 से 1000 mg, एम्लोपेडिन 5 से 10 mg, एटोरबास्टिनिन ये 10 से 40 mg, ओमेप्राजोल ये 20 से 40 mg, और सिट्रिजिन ये आपका 10 mg। मतलब यही मात्रा होता है। इसी के हिसाब से जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियां दवाओं को बनाती हैं, इसी फार्मूले पर बनाती हैं और इतने डोज में बनाती हैं। मार्केट में आपको कंपनी का नाम बदल जाएगा लेकिन डोज वही रहेगा, और क्या कहते हैं साल्ट वही रहेंगे, और वो दवा आपको उसी बीमारी में काम करेगी। आधुनिक दवाओं की वास्तविक मात्रा रोग, आयु, वजन, किडनी, लीवर की स्थिति तथा चिकित्सीय सलाह के अनुसार बदल सकती है। मतलब अगर जैसे कोई क्या कहते हैं बहुत तेज़ बुखार है उसको, तो आप उसको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं दे सकते हैं क्या कहते हैं बुखार की, क्योंकि ज़्यादा अगर डोज बढ़ा करके दे देंगे तो हो सकता है उसकी किडनी फेलोर हो जाए, तो वहाँ पर भी बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए जो आधुनिक दवाएँ हैं इसमें जो मात्रा है वो रोग, आयु, वजन, और देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ किडनी और लीवर की स्थिति, मतलब किसकी किडनी और लीवर अगर गड़बड़ है तो डोज कम करके दिया जाता है। वो कई बार में दिया जाएगा लेकिन एक साथ नहीं दिया जाएगा उतना डोज, क्योंकि किडनी फेल्योर होने का चांसेस रहता है, इसलिए नहीं दिया जाता है। अब देखिएगा आधुनिक समय में मात्रा सिद्धांत, पोजोलॉजी का महत्व, आप पार्ट पर इसको देखने का प्रयास करिएगा। वर्तमान समय में नई नई दवाओं, जटिल रोगों तथा व्यक्तिगत चिकित्सा के कारण पोजोलॉजी का महत्व अधिक बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर डोज सही नहीं है, हमने बार बार आप लोगों को इस बात को बताने का प्रयास किया है कि डोज का सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। अगर डोज आप लोगों का गड़बड़ा जाएगा तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए मतलब उस रोगी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, या तो नहीं काम करेगी या तो गलत काम कर जाएगी। तो इसलिए जैसे पहला हॉस्पिटल फार्मेसी देखिएगा, परिभाषा इसकी, दवाओं के सुरक्षित, प्रभावी एवं उचित उपयोग से संबंधित फार्मेसी, ये हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाती है। भूमिका, रोगी को सही मात्रा में दवा देना, ओवरडोज, अंडरडोज से बचाना, ड्रग इंटरेक्शन रोकना, आईसीयू इमरजेंसी वार्ड में सुरक्षित वितरण। मतलब जो आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड में दवाओं का वितरण होता है, वहाँ पर जो क्या कहते हैं दवाएं दी जाती हैं वो ओवरडोज नहीं होना चाहिए, वो अंडरडोज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का ड्रग इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब
क्या कहते हैं, जितनी मात्रा देनी है उतनी मात्रा ही आपको दिया जाना चाहिए, रोगी को दिया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक देते समय आयु, वजन और किडनी की स्थिति के अनुसार डोज मिले। मतलब अगर किसी आदमी को, हमारे गांव में क्या होता है कि मार्केट गए और वहाँ से मेडिकल स्टोर से मांग ली, भैया एंटीबायोटिक दवाई दे दा, और लैया एक दवाई खाते हैं एंटीबायोटिक, पता लगा किडनी उडनी सब फेल कर दे वो। तो एंटीबायोटिक जो है वो किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति के आयु पर, वजन और किडनी की स्थिति के अनुसार ही वो डोज दिया जाता है, तब जाकर के वो काम करता है। दूसरा, क्लिनिकल फार्मेसी क्या है परिभाषा, रोगी केंद्रित फार्मेसी सेवा। ये रोगी केंद्रित फार्मेसी सेवा है। इसमें भूमिका क्या है, रोगी की स्थिति के अनुसार मात्रा तय करना। किसके अनुसार, रोगी की स्थिति के अनुसार मात्रा तय करना। दूसरा, दुष्प्रभावों की निगरानी, मतलब डोज एडजस्टमेंट और थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब ये हो गया कि जो भी थेरेपी चल रही, मतलब जो भी दवा चल रही है उसके ड्रग की लगातार क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग, देखभाल होती रहे, और डोज उसका जो है वो एडजस्ट किया जाए कि इतने डोज पर इस रोगी को ये इलाज हम करके सही कर देंगे। उदाहरण, किडनी रोग में फार्मासिस्ट दवा की मात्रा कम कर सकता है ताकि दवा शरीर में जमा ना हो। ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका डॉक्टर है, जो आपका फार्मासिस्ट है, जो आपको दवाएं दे रहा है, अगर कोई आदमी किडनी का रोगी है, मतलब जिस आदमी की किडनी फिल्ट्रेशन क्षमता कम है, ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर दवा की मात्रा घटाई जा सकती है ताकि आपकी किडनी वो आपकी दवा को स्टोर ना कर पाए उतने मात्रा में दिया जाए जितना मूत्र के साथ निकल जाए। अब अगला है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप देखिएगा दवाओं के प्रभाव, क्रियाविधि तथा उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसकी भूमिका क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम टॉक्सिक डोज और थेरेपेटिक इंडेक्स निर्धारण करना। मतलब इसके अंदर फार्माकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, ये दवाओं के प्रभाव, क्रियाविधि तथा उपयोग का अध्ययन इसमें होता है। तो इसकी जो भूमिका है, ये मिनिमम दवा, मैक्सिमम दवा, टॉक्सिक डोज जो होते हैं, या थेरेपेटिक जो इंडेक्स इसका निर्धारित करके ये तय किया जाता है कि मिनिमम, मैक्सिमम या कैसे देना है, ये सारी चीज़ों को इसमें बताया जाता है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे पैरासीटामॉल की सामान्य मात्रा सुरक्षित है लेकिन अधिक मात्रा यकृत, लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। अब आगे आप लोग आइएगा, पोजोलॉजी का महत्व। पोजोलॉजी का महत्व आप लोग देखने का प्रयास करिएगा क्या कहते हैं इसमें कि पीडियाट्रिक, माने जिसको आप बाल चिकित्सा, मतलब पीडियाट्रिक, ये जो आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के हॉस्पिटल में जाएंगे तो इनके अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है। तो पीडियाट्रिक का मतलब होता है बाल चिकित्सा, जिसमें छोटे बच्चों का अध्ययन क्या कहते हैं उनका इलाज किया जाता है। इसकी परिभाषा, बच्चों के रोगों का अध्ययन एवं उपचार की शाखा को क्या बोला जाता है, बाल चिकित्सा या पीडियाट्रिक्स बोला जाता है। इसकी भूमिका, मात्रा वयस्कों जैसी नहीं होती है। आधार, आयु, वजन, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से उस बच्चे का डोज निर्धारित किया जाता है और उसको दवाएं दी जाती हैं। इसका विशेष क्या है, विषाक्तता से सुरक्षा प्रदान करना, विकास पर प्रतिकूल प्रभाव रोकना। और जैसे उदाहरण इसका क्या है, 500 mg वयस्क दवा 5 वर्ष के बच्चे को पूरी नहीं दी जा सकती है, इसलिए कि वहाँ पर नुकसान करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए नहीं दी जाती है। दूसरा है जेरियाट्रिक्स। अब जेरियाट्रिक्स में ये वृद्ध चिकित्सा, माने बूढ़े लोगों का, मतलब जो 60 के ऊपर हैं, मतलब जिनको आप सीनियर सिटीजन के अंतर्गत जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिस चिकित्सा को किया जाता है उसको जेरियाट्रिक्स बोलते हैं। इसमें इसकी परिभाषा है, वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं रोगों का अध्ययन। इसकी भूमिका क्या है, वृद्धावस्था में किडनी की कार्यक्षमता घट जाती है, लीवर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, निष्कासन धीमा हो जाता है, इसलिए मात्रा कम रखी जाती है। क्योंकि शरीर से उतनी अच्छी तरीके से पचा करके बाहर नहीं निकाल पाता है, फिर वहाँ पर वो शरीर में जमा होगा और फिर दूसरा उस दुष्प्रभाव उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगा, इसलिए ये नहीं दिया जाता है। इसका उदाहरण, जैसे डाइजीपाम की सामान्य मात्रा वृद्धों में कम दी जाती है। डाइजीपाम का मतलब होता है सोने वाली, तो अब जैसे कम मात्रा में देंगे तो आदमी सो भी जाएगा, बार बार बाथरूम नहीं जाएगा और तमाम चीज़ों से क्या कहते हैं काम करता है। अगला है आईसीयू मेडिसिन। आईसीयू में दवाओं की छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। देखिए, आईसीयू का मतलब इमरजेंसी जो वार्ड होते हैं उसको आईसीयू बोलते हैं, और वहाँ पर जो दवाइयाँ ट्रीट की जाती हैं उसको आईसीयू मेडिसिन के अंतर्गत लाया जाता है, कहा जाता है। जैसे इसकी भूमिका देखिएगा, माइक्रोग्राम स्तर तक डोज गणना। इसमें क्या होता है, माइक्रोग्राम मतलब एकदम बहुत सूक्ष्मतम मात्रा में दवाओं की गणना यहाँ पर की जाती है। कंटिन्यूअस इन्फ्यूज़न रेट। अगला है किडनी, लीवर
फंक्शन के अनुसार डोज बदलाव, मतलब जैसे यहाँ पर क्या किया जाता है, कंटिन्यूअस इन्फ्यूज़न को चेक किया जाता है, मतलब कंटिन्यूअस इन्फ्यूज़न रेट को चेक किया जाता है कि जो दवा दी जा रही है उसका डोज ये पचा पा रहा है, इसकी शरीर झेल पा रही है कि नहीं झेल पा रही है। तो वहाँ पर जो किडनी लीवर फंक्शन होता है उसी के अनुसार उसके डोज में बदलाव किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे वैसोप्रेशर ड्रग या सेडाटिविस एंटीबायोटिक्स की मात्रा अत्यंत सावधानी पूर्वक निर्धारित की जाती है। अगला है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी का मतलब चिकित्सा, कैंसर चिकित्सा। वो जाएंगे आप, जैसे लोहिया वगैरह में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर ओंकोलॉजी एक डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, जहाँ पर कैंसर के मरीजों का वहाँ पर बोन मैपिंग होगा, क्या कहते हैं, कीमो होगा और तमाम तरीके की तमाम नाटक वाली चीज़ें, ये जो कैंसर के रोगियों को होती है वो सारी चीज़ें बच्चों होती है, आप डर जाएंगे उसको देख करके। कैंसर ड्रग अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, जैसे BSA बॉडी सरफेस एरिया, वेट, ऑर्गन फंक्शन, कैंसर स्टेज के हिसाब से दवाएं वहाँ पर निर्धारित की जाती हैं कि किसको कितना दवा देना है। अब जैसे कीमोथेरेपी की दवाओं का मात्रा अक्सर EMG और क्या कहते हैं माइक्रोम में दी जाती है। इसका महत्व कैंसर कोशिकाएं विनाश सामान्य कोशिका सुरक्षा के लिए ऐसा निर्धारित करके किया जाता है। अगला है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अब इसमें देखने का प्रयास करिएगा, द एडमी ह्यूमन बॉडी फ्लो चार्ट। अब जैसे पहला है एब्जॉर्प्शन, ए से एब्जॉर्प्शन अवशोषण, दवा शरीर में प्रवेश करती है। डी जिसको डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, दवा पूरे शरीर में फैलती है, ये जो हमने अभी एडमी बताया। एम का मतलब मेटाबॉलिज्म, उपापचय मतलब मुख्यतः यकृत में दवा टूटती है। और ई जो है एग्जर्शन, माने ये है उत्सर्जन, किडनी आदि के माध्यम से दवा बाहर निकलती है। तो जो एडमी शब्द है ये ह्यूमन बॉडी फ्लो चार्ट, एडमी का जो रोल है ह्यूमन बॉडी फ्लो चार्ट में वो आपको देखने को मिलेगा। ए से एब्जॉर्प्शन मतलब शरीर, दवा शरीर में प्रवेश करना। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, दवा पूरे शरीर में फैलना। तीसरा मेटाबॉलिज्म मतलब उनका उपापचय मतलब उनको पचाने का आपके लीवर में क्या क्षमता है इसको। और तीसरा है एक्सकर्जन, इसका मतलब होता है उत्सर्जन, जैसे किडनी के माध्यम से या मूत्र के रूप से या मल के रूप से दवाओं का बाहर निकलना। अब पोजोलॉजी की भूमिका, यदि रोगी की किडनी खराब है तो दवा शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए मात्रा कम रखी जाएगी। सबको पता है इस बात को कि किडनी के रोगी के मरीज को उसका दवा डोज उसका कम करके दिया जाता है, नहीं तो उसके शरीर में आपकी किडनी दवा को स्टोर करना शुरू कर देगी और फिर वो नई बीमारी उत्पन्न कर देगी, इसलिए इसको संभालने का काम किया जाता है। अब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन माने व्यक्तिगत चिकित्सा क्या है, रोगी की व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुसार उपचार। जैसे हर व्यक्ति की अनुवांशिकी संरचना माने जीनस, मेटाबॉलिज्म और ड्रग रिस्पांस अलग होती है। जैसे कुछ लोगों में दवाएं तेज़ी से टूटती हैं, कुछ धीरे धीरे, इस कारण डोज अलग अलग रखी जाती है। मतलब जैसे उसका शरीर जिस चीज़ को जैसे महसूस कर पा रहा हो उसी हिसाब से उसको दवा दे करके उसका उपचार किया जाए। इसका लाभ क्या है, अधिक प्रभावी उपचार, कम दुष्प्रभाव, बेहतर परिणाम आपको दिखाई पड़ते हैं। आयुर्वेदा प्रैक्टिस में मात्रा सिद्धांत का महत्व आप देखिएगा। त्रिफला चूर्ण का व्यवहारिक प्रयोग, बालक कम मात्रा में, वयस्क सामान्य मात्रा में, वृद्ध कम मात्रा में। आयुर्वेद में मात्रा सिद्धांत हजारों वर्षों से वर्णित है। मात्रा निर्धारण के 6 प्रमुख आधार जो है आयु, बल, अग्नि, प्रकृति, रोग, ऋतु, रोग, अवस्था, ये सारी चीज़ें, ये 6 चीज़ें मुख्य होती हैं, तब जाकर के एक रोगी का मात्रा निर्धारित करके फिर उसका इलाज किया जाता है। महत्व क्या है, रोगी विशिष्ट चिकित्सा, सुरक्षित उपचार, रोगी विशिष्ट चिकित्सा होती है, उसकी सुरक्षित उपचार होता है और अफवाहों की क्या कहते हैं समस्याओं की रोकथाम हो जाती है। अगला क्या है, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु एवं निष्कर्ष, आप इसको देखने का। पहली चीज़ क्या है, जैसे ये आप देखने का प्रयास करिएगा पोजोलॉजी के अंतर्गत। एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है जिसको आप एडमी बोलते हो, और एडमी में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सकर्जन, इतनी सारी चीज़ें। मतलब अगर एडमी समझ गए तो इस बात को समझ जाएंगे कि इसी के आधार पर वैज्ञानिक निर्धारण किया जाता है, मतलब इसी के आधार पर किसी रोगी का डोज फिक्स किया जाता है और उसका उपचार, मतलब उसका शरीर किस तरीके से ले रहा है, कितनी मात्रा में ले रहा है, शरीर में उसका वितरण कैसा हो रहा है, उसका उपापचय कैसा हो रहा है और शरीर से निष्कासन कैसे हो रहा है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा है
पर्सनलाइज मेडिसिन माने प्रत्येक रोगी के लिए अलग डोज। भाई जैसे क्या है, कोई 18 साल का बच्चा है उसी दवा को दूसरे डोज में दिया जाएगा, कोई 5 साल के बच्चे को वही दवा दूसरे डोज में दिया जाएगा। अगला है आयुर्वेदा प्रैक्टिस, आयु बल अग्नियम प्रकृति के अनुसार होती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगला ओंकोलॉजी, ये जैसे कीमोथेरेपी डोज कैलकुलेशन। भाई किसी आदमी को जो रोगी है तो आप उसमें देखते हैं कि जब उसका क्या कहते हैं बायोप्सी होता है, तो बायोप्सी में इस बात को तय किया जाता है कि इसके कैंसर का कौन सा स्टेज चल रहा है, और फिर वहाँ पर क्या कहते हैं कीमोथेरेपी के माध्यम से उसका डोज कैलकुलेशन करके और फिर उसको कीमोथेरेपी या उसकी जो दवा दी जानी होती है उसको दी जाती है। इसलिए कि जो उसके अफेक्टेड कोशिकाएँ हैं, अफेक्टेड सेल्स ऑफ द कैंसरस बॉडी, दैट इज क्योर फ्रॉम द पर्टिकुलर मेडिसिन, बट the cells which is not affected from the cancer viruses, that is important to save। आप इसको जानिएगा कि उसको सेव किया जाता है, तो इसलिए ऑन्कोलॉजी में जो है वो कीमोथेरेपी डोज कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला है आईसीयू मेडिसिन माने जीवन रक्षक दवाओं की सटीक मात्रा। अब कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे आप लोगों को बताएं कि आईसीयू मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन में एक चीज़ होती है, आप लोगों को ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब एनेस्थीसिया किसी आदमी को ज़्यादा सुंघा दो तो बेहोश रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। लेकिन अगर उसी को कम मात्रा में सुंघा दिया जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है और डॉक्टर क्या कहते हैं पूरा चीर फाड़ कर डालता है और आदमी रोगी को पता नहीं चलता है। बाद में क्या कहते हैं उसकी सर्जरी पूरी होने के बाद दवाओं के माध्यम से उसके प्रभाव को कम किया जाता है, उसको दवाएं दिया जाता है। अगला है हॉस्पिटल फार्मेसी माने सुरक्षित दवा वितरण। हॉस्पिटल फार्मेसी का मतलब क्या है? सुरक्षित दवा वितरण। मतलब यहाँ पर मेडिकल स्टोर से खड़े होकर के ये नहीं कि भैया बुखार भैया कोनो दवाई दे दा और लेके चला हुआ खाए ला, पता लगा नुकसान कर दिया। अगला है क्लिनिकल फार्मेसी माने रोगी विशिष्ट डोज निर्धारण। मतलब जिस प्रकार का रोगी है उसकी किडनी, लीवर और शरीर के उसके स्थिति के हिसाब से उसका डोज निर्धारित करके उसको दिया जाए। अगला फार्माकोलॉजी माने सुरक्षित एवं प्रभावी डोज का अध्ययन किया जाता है। अगला है पीडियाट्रिक्स माने बच्चों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अगला है जेरियाट्रिक्स, ये वृद्धों में डोज एडजस्टमेंट किया जाता है। अब इसका निष्कर्ष हम देखेंगे, आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों में मात्रा सिद्धांत सुरक्षित, प्रभावी और रोग केंद्रित उपचार की आधारशिला है। तो हमने कहा कि चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस हो और चाहे पुरानी, सब में डोज का बहुत महत्वपूर्ण खेल है। सही मात्रा ही औषधि को लाभकारी बनाता है और गलत मात्रा उसे हानिकारक बना सकती है। मात्रा सिद्धांत आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में सुरक्षित एवं प्रभावी उपचार की आधारशिला मानी जाती है। अब एक बार पुनः आप लोगों को लेकर के चलते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो ये यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से यूपी SSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का बैच हम लोग चला रहे हैं, इसमें आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो क्लासेस 10,000 प्लस MCQs, PDF क्लास, PDF डेली क्विज, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और जितने प्रकार की क्या कहते हैं हम लोगों को इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए जितने भी प्रकार के सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं वो सब हम आप लोगों के लिए लेकर के धीरे धीरे आ रहे हैं। आप लोग धैर्य बना करके हमारे साथ बने रहें, इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और अगर इससे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आप लोगों को ये सारी मटेरियल्स मिल जाएंगे। और अगर इसको पेड ज्वाइन करना है तो ₹999 लगा करके आप इसका पेड चैनल ले सकते हैं। पहले 100 बच्चों के लिए हम लोगों ने इस सुविधा को बना रखा था, ये लगभग कोटा पूरा होने वाला है, जल्दी ये भर जाएगा। इसलिए जो है जो लोग बचे हुए हैं जल्दी से जल्दी इसको लेने का प्रयास करें और अपने सीट को सुरक्षित रखें। और अगर इससे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को जाननी है तो हमारे यूट्यूब चैनल 9026 92 7315 पर कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें ज्वाइन कैसे होगा इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपका निकटतम भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ जय हिंद दोस्तों।